Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter 1 of NCERT chemistry of class 11. ये है लेक्चर नंबर 8 और इससे पहले हमने कुछ और बातें की है इस चैप्टर में, तो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो डिस्कशन है उसको आप देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या मीनिंग होता है इसका और इसका यूज़ क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी कंपाउंड में, एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट वेरियस जो एटम्स होते हैं उनका एक सिंपल सा रेशियो होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है उसको अगर आप उसके जो एटम्स होते हैं उनका जब मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मोलर मास के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डायरेक्ट एक मेथड, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड कंटेनिंग 52.14% कार्बन। मीन्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला what is the empirical formula what is the empirical formula for a compound what is the empirical formula for a compound containing 52.14% कार्बन, 52.14% कार्बन, 13.13% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड के अंदर क्या करना है, आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन में अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मीन्स जो मेथड अप्लाई करना है, वो मेथड क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो सॉल्यूशन में जो स्टेप 1 होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो परसेंटेज गिवन है, जैसे ये कार्बन का परसेंटेज है, दिस इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और 100 में से इन दोनों का ऐड करके जो परसेंटेज बच जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज, इन तीनों को हम क्या करते हैं, 100 ग्राम में से सपोज करते हैं कि कंपाउंड जो है उसका मान लेते हैं वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो उसको हम 100 ग्राम मानते हुए हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको ग्राम में, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में। ठीक है, तो जैसे इस केस के अंदर फर्स्ट के स्टेप में क्या हो जाएगा, कार्बन का जो ग्राम होगा, कार्बन का यहाँ से जो ग्राम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52.14 ग्राम। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 1। सेकेंड, हाइड्रोजन जो है इस केस में कितना परसेंटेज है, 13.13%। सो दैट 13.1% इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, सो इट बिकम्स नाउ ग्राम। ओके, नाउ ऑक्सीजन कितना होगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली नहीं गिवन, बट एक सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए
इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका रिमेनिंग है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा 100 में से माइनस करने के लिए। तो देखिए ये हो जाता है आपका, ये है आपका 100 ग्राम और इसमें से इन दोनों का ऐड करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 437112 देन डेसिमल देन 235 एंड देन 56। सो दिस इज द टोटल ऑफ दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9.4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज और ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना आता है ये, 34.73 ग्राम। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट में आपने को क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका परसेंटेज गिवन है, जो भी परसेंटेज गिवन है उस परसेंटेज गिवन को हमें क्या कन्वर्ट करना है, किस में, परसेंटेज जो गिवन है उसको ग्राम 100 मानते हुए उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो स्टेप सेकंड है उसमें ये जो मोल्स में कन्वर्ट करना है, इसका क्वांटिटी इतना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का क्वांटिटी इतना है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी इतना है, इन सभी को क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई कंपाउंड आपको ग्राम में गिवन है और उसका मोल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको मोल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन कंपाउंड, गिवन मास ऑफ गिवन कंपाउंड इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में देखिए 52.14 ग्राम है, तो गिवन मास कितना है, 52.14 ग्राम अपॉन कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर जो ग्राम और ग्राम जो है वो कैंसिल हो जाता है और मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो अपना आंसर कितना आएगा। अब देखिए इसको अपने को सोल्व करना है तो कितना आ जाएगा, ये 12 को 52.14 में डिवाइड करना है। ये ऑलमोस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 12.01 ग्राम आएगा। ठीक है, सो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन वी आर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो 12 4 जा 48, फिर 4 डेसिमल 1 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स। ये जो स्टेप्स में आया है ये क्या है, मोल है, ये क्या है, मोल है। ठीक है, सेकंड स्टेप में मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन का मोल कितना आएगा, मीन्स हाइड्रोजन का ग्राम में क्वांटिटी कितना है, 13.13 ग्राम अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास जो है 1.008 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली यूज़ कर रहे हैं 1 ग्राम और 1 ग्राम पर मोल, ग्राम टू ग्राम कैंसल, ये मोल जो है ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा इसका, 13.13 मोल, 13.13 मोल। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, 34.73 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास। अब ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट हम 16 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 16 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। अगेन ग्राम टू ग्राम कैंसल एंड दिस मोल बिकम्स ए न्यूमरेटर, सो हियर इट इज़
अब 34.73 में 16 से डिवाइड करना है। ओके, सो 16 का टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। 27.1 फिर 113 में 16 से डिवाइड करना है। 112, सो इट इज़ 7 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप, जिसके अंदर हमने क्या किया है, सभी जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारा गिवन कंपाउंड है, उस कंपाउंड के जो सभी कंपोनेंट्स है उनका हमने क्या कर दिया, मोल कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 के अंदर जो हमारा मोल्स आया है, जितने भी कंपोनेंट्स है उनका जो मोल्स आया है, सभी मोल्स को क्या करते हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न करते हैं। किसके डिवीज़न करेंगे, देखिए कार्बन का ये वैल्यू है 4.34 मोल, और इसको डिवाइड किससे करना है, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 2.17। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो ये एग्जैक्ट 2 आता है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, 13.13, और इसको डिवाइड किससे करना है, 2.17 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, देखिएगा आंसर। ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है, 2.17 मोल, और इसको डिवाइड भी किससे करना है, 2.17 से। 2.17 को 2.17 से डिवाइड करना है, देन इट बिकम्स 1। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहाँ पर कितना आंसर आता है, ऑलमोस्ट मान लीजिए इसको 13 को और इस 17 को हटा दीजिए, तो ये कितना जाता है, 6.5। ठीक है, अब ये जो 6.5 है ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो इसको इंटीजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2, यहाँ से सेम 13/2। अब देखिए इसको भी हम फ्रैक्शन बना देते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस बिकम्स 13, दिस बिकम्स 4 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद में है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसको हम सिंबल्स की हेल्प से यूज़ करते हुए लिखते हैं। ठीक है, CHO। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं, जो आपने स्टेप में जो किया है, तो ये जो आपका फाइनल आंसर है, जो कैलकुलेशन के बाद में ये जो नंबर्स हैं उनको उनके रेस्पेक्टिव एटम के सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं हम, एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं। कब, जब आपका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसके साथ में उस कंपाउंड का मोलर मास भी गिवन होता है। ठीक है, उस कंपाउंड का मोलर मास भी गिवन होता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि उस केमिकल कंपाउंड का, उस कंपाउंड का नाम या उसका एग्जैक्ट फार्मूला जो बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होगा। ठीक है,
तो उस कंडीशन में एक स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जो नेक्स्ट स्टेप इंक्रीज होता है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपका मोलर मास है उसमें एग्जैक्ट फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, हम क्या करते हैं, जो टोटल आपको गिवन है क्वेश्चन में मोलर मास, जो वैल्यू गिवन है उस मोलर मास में एम्पिरिकल मास जो है उसका कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूले का उसका डिवीज़न कर देते हैं, एम्पिरिकल मास का डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। तो उससे फिर जो आंसर आता है उसको हम इन वैल्यूज़ की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए इसका आंसर आ गया 2। सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया एंड इन दैट सॉल्यूशन यू आर गेटिंग हियर दिस इज़ 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब से। तो आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट बिकम्स C8H26 एंड दिस बिकम्स O4। क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक प्रॉब्लम है गिवन, प्रॉब्लम 1.2। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और सेम मेथड वहाँ पे भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं 1.10 स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री, yes, so the next one is 1.10 that is stoichiometry। क्या मीनिंग होता है इसका, क्या यूज़ होता है, मीन्स इसका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, सिंपली वी आर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, ओके। देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें तो ज़रूर होगी। दो चीज़ें का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और आफ्टर दैट रिएक्शन, उनका जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कोई ना कोई सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के ब्रैकेट में मैंने एस लगाया है, दैट गिव्स द मीनिंग इट मे बी सिंगल रिएक्टेंट और इट मे बी मोर देन सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। इन द सेम वे in case of product also I have used S, that is for plural products है तो प्रोडक्ट, और एक से ज़्यादा बन सकते हैं तो प्रोडक्ट्स होकर, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में हमें कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्टेंट के बारे में नहीं पता है। एक और दूसरा जनरल रिएक्शन देखिए एक कंपाउंड है A, दूसरा कंपाउंड है B, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो नए कंपाउंड बनाते हैं, कैपिटल C और कैपिटल D। ये कोई कॉमन रिएक्शन है, एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मान लेते हैं स्मॉल a, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं स्मॉल b, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल c, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल d, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखिए हाउ टू इंटरप्रेट दिस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ए के ए मोल्स हैं, यानी कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है उसके स्मॉल ए मोल्स हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल ए रिएक्टेंट के स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कैपिटल बी रिएक्टेंट के स्मॉल बी मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कैपिटल सी के जो प्रोडक्ट है उसके स्मॉल सी या तो मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इन द सेम वे दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब क्या है, इस रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। क्या है ये, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, ठीक है।
हमेशा याद रखना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए ही यूज़ होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो जो बैलेंस करने का जो काम है, मीन्स हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ये सब आप लोगों ने क्लास 10th में लर्न किया होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको आता है। चलिए एक इक्वेशन देखते हैं। एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड और दैट इज़ वाटर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बताइए, इनसे इस रिएक्शन के अंदर जो स्पीसीज है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कोएफिशिएंट बताइए। तो इस कंडीशन में एज इट इज़ हम इसका कोएफिशिएंट नहीं कैलकुलेट करेंगे या नहीं मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो राइट साइड में ऑक्सीजन कम है, तो राइट साइड में ऑक्सीजन की जो वैल्यूज़ है उसको डबल करना होगा। हम ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते, ये रूल है, क्योंकि फिर वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और भी हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। तो ये बन गया 2H2O। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, आफ्टर पुटिंग दिस 2 देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ 4। ईयर यहाँ पर कितना है, 2 है। तो अब इस 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन में आपको ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के कोएफिशिएंट्स बताइए, तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 2, इसका है 1 और इसका है 2। ये इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल, हाइड्रोजन से पहले उसके कितने मॉलिक्यूल्स है या उसके कितने मोल हैं, वही इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ऑक्सीजन के पहले 1 अंडरस्टूड है तो ये 1 है। इन केस यहाँ पर वाटर के केस में 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए एज ए असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, क्या असाइनमेंट है, आपको फाइंड आउट करना है प्रोपेन का कंबस्शन, प्रोपेन्स कंबस्शन, और उस प्रोपेन्स कंबस्शन में जो डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मीन्स आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि प्रोपेन का फॉर्मूला आप क्लास 10th में लर्न कर चुके हैं। ठीक है, कंबस्शन के बारे में भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंबस्शन की जो बातें हैं वो सब आप लोग क्लास 10th में कर चुके हैं। ठीक है, सो प्रोपेन्स कंबस्शन में आपको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन करना है। ये हो गया आपका आज का असाइनमेंट 1। ठीक है, चलिए हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। अब मैं बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल है हमारा बेंजीन का कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन का हमें कंबस्शन करना है और उस कंबस्शन के बाद में हमें उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये होता है बेंजीन का केमिकल फार्मूला, और कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा रूल है कि
जिस कंपाउंड का आप, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग सिंपल सा होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंबस्शन कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पर भी 6 कार्बन हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है, बचा हुआ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 12 और यहाँ पर 3, टोटल ऑक्सीजन 15 हो गया। तो हमें भी इसको क्या करना है, 15 करने के लिए हम इसको 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15/2 और ये 2, ये जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। अब आपसे इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर आएगा 3। व्हाट इज़ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका आंसर आएगा 15/2 एंड इन केस ऑफ बेंजीन इट इज़ 1, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, उस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए स्टोइकोमेट्री एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए, आप चाहो तो इसकी बात कर सकते हो, आप चाहो तो इस इक्वेशन की बात कर सकते हो, ठीक है। 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए 15/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 मोल बेंजीन के लिए इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होते हैं, और जब ये आपस में इतना मोल्स रिएक्शन होता है तो 6 मोल्स ऑफ CO2 बनते हैं और 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी को हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 15/2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मास वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन। मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी में रिलेशन, तो क्या रिलेशन होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास को अगर हम कैपिटल M से डिनोट करें, वॉल्यूम को हम V से डिनोट करें, डेंसिटी को हम D से डिनोट करें, तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए किसी एक सब्सटेंस की हम अगर मास की और वॉल्यूम की कंपैरिजन करें तो ध्यान रखना हमेशा मास और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर ए सब्सटेंस। सभी सब्सटेंसेस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। जैसे वाटर का डेंसिटी फिक्स है, चाहे से वो वाटर कहाँ का भी हो, वाटर का डेंसिटी फिक्स है। सेकेंड, जैसे कोई और सब्सटेंस जैसे मेटल, कोई भी मेटल पर्टिकुलर, तो सभी मेटल्स का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक डेंसिटी होता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। सेकंड एक क्वेश्चन है कि मोस्ट डेंस मेटल, मोस्ट डेंस मेटल यानी ऐसी कौन सी मेटल है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है नेचर में, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका आंसर सर्च करने के लिए आप गूगल गुरु की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, गूगल गुरु की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसकी बात करें तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मास जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास की जगह हम वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, एक सिंपल सा रूल है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस का जब आपके पास 1 मोल क्वांटिटी होता है
तो ये तो हो गया मास में। तो ये जो मास है ये लीटर में वॉल्यूम के अंदर जब बात करते हैं तो वो कितने के इक्वल होता है, 22.7 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और ये 22.7 होता है, इसको हम बोलते हैं एनटीपी पर। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर, जनरली एनटीपी पे जब हम बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं या 1 बार की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 मोल जो होता है वो इसके इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस ये तो था, मान लीजिए मोल की बात करें तो ये 1 मोल, जब हम मोल का सिंबल यूज़ करेंगे तो ई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 15/2 मोल। और मोल्स भी नहीं होता है, जैसे ग्राम्स, किलोग्राम्स, इनमें एस जो जोड़ते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिट्स हैं और यूनिट्स का प्लूरल नहीं होता है। जैसे फोर्स की बात करें, फिजिक्स में आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था, हम ये नहीं कहेंगे कि 15 न्यूटन्स, ओनली न्यूटन, ठीक है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर 15/2 मोल, और इसका कितना मोल है, 6 मोल, इसका कितना मोल है, 3 मोल, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन एनटीपी पे हो रही है, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 22.7 लीटर के। तो ये कितना है, 22.7 लीटर, ठीक है। इसको भी आप 15/2 को 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाएगा। और इसको भी 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 लीटर से। इन द सेम वे 3 लीटर इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 22.7 लीटर, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ क्या आ गई, लीटर में आ गई, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है, इसका भी आपको याद रखना है। अब इसका 1 मोल होगा तो उसमें कितना ग्राम मास होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 78 ग्राम ऑफ बेंजीन रिएक्ट करता है जब इस ऑक्सीजन की इतनी अमाउंट के साथ। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, ग्राम में आएगा इतना। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल होता है, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3, 18, तो 54। तो ये भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो मास रिलेटेड है मोल्स से, मोल्स रिलेटेड है मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको याद रखना है। मास, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, मास, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मास, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको मास गिवन है, आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मोल्स गिवन है, आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है और इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है, इसी रिएक्शन की। तो इसका बैलेंस इक्वेशन देखिए, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ग्राम, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 32 ग्राम, और जो बनने वाला अमाउंट है वो है 36 ग्राम।
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं रिएक्टेंट्स का मास 36, प्रोडक्ट्स का मास 36, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों रिएक्टेंट्स में से इसकी क्वांटिटी को अगर आप कम कर दें तो 3 ग्राम मान लीजिए इसको कर देते हैं तो 3 ग्राम के लिए इसकी क्वांटिटी कम चाहिए, ठीक है, कम चाहिए, ठीक है। तो जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी इस पूरे केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है, यानी इस केमिकल रिएक्शंस का कितना पोर्शन, इसका कितना पोर्शन कंप्लीट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये 4 ग्राम डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो लिमिट कर देता है, इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, वो लिमिट कर देता है कि इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसलिए किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा जो रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वो ही उस रिएक्शन का जो फैट होता है, जो डेस्टिनी होता है वो डिसाइड करता है। तो ऐसा जो रिएजेंट या जो केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस केस इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए कम किससे, इससे, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके आगे ये काम आता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, और इसके बाद में आपकी बुक की एक प्रॉब्लम है 1.5, वो जो प्रॉब्लम 1.5 है उसको आपको देखना है, उसको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम 1.5, ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है और इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको देखिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है 1.10.2 रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।